हेलो एवरीवन। आप लोग सभी का द किड स्टोरी में स्वागत है। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट है थोड़ा डिले हो गया बिकॉज मैं कुछ दिन के आउट ऑफ स्टेशन चला गया था। एंड जो मैं मेरा जो सिस्टम था मेरा यहीं पे रह गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, बट देर है दुरुस्त है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जैसे हमारे चैनल का नाम है द किड स्टोरी, राइट। तो आज की जो पर्सन है, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, यज्ञेश, वो एक टीचर है। टीचर को हमारे प्लेटफॉर्म पे लाने का मेरा एक ही एक ही पॉइंट ये था कि ये क्या करते हैं, ये बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों को जानते हैं, बच्चों को समझते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो इनसे अच्छा मुझे नहीं लगता, टीचर से अच्छा कोई बच्चों को जान पाएगा, बिकॉज आधे से ज़्यादा टाइम बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, पूरा टाइम रहते हैं। पूरा टाइम रहते हैं इन शॉर्ट। वेलकम यज्ञेश टू द किड स्टोरी। थैंक यू। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा, एंड जो हमारे टीचर्स, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज आपको बच्चों की रियल स्टोरी जो होती है ना, कि वो स्कूल में कैसे रहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बारे में पता चलेगा। यज्ञेश का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा क्विकली एकदम। यज्ञेश जो है वो टीचर है, अभी अभी रिसेंटली उन्होंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, और उनका भी यही एक पॉइंट रहा है कि उनको बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता था। एंड सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि यज्ञेश जो है ऑथर है, इनकी बुक्स पब्लिश हुई है। ऐसा नहीं कि एक दो, अभी इनकी रिसेंटली 3 बुक पब्लिश हो गई है ना, एक हो गई है, 2 होने वाली है। 3 अंडर बेस है। हाँ, तो समझ, मतलब ही इज ऑल्सो एन ऑथर, राइट। आज का जो डिस्कशन होगा बहुत मजा आने वाला है। इसको प्लीज लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। यज्ञेश, आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया, इसके पीछे का मतलब एक एम होता है ना सबका, तो व्हाट वाज योर थॉट? एक्चुअली मैं जब 10th में था, तो जब मैं स्टडी करता था तो मुझे ऐसा था कि जब कोई पढ़ाता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। मैं स्टडी का करने का तरीका भी कुछ ऐसा था ना, कि मैं खुद को पढ़ाता हूँ, उस तरीके से स्टडी का था। तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, एक एज अ टीचर जरूरी है। और फिर जब मैं देखा कि आज का जो एज है, बच्चे कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसमें बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रही है। पहले जो बच्चे थे वो जल्दी सुन लेते थे बराबर, या फिर जल्दी किसी चीज़ मान लेते थे। तो आजकल के बच्चों को गाइडेंस थोड़ा कम मिलने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो इसलिए मैं सोचा कि एज अ टीचर बन के बच्चों को गाइड करना ज़्यादा ईज़ी होगा। ओके। मतलब जैसे अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आप मतलब, एंड यज्ञेश मेरे क्लासमेट थे, हम ट्यूशन में साथ में जाते थे। तो ही इज काइंड ऑफ डेडिकेटेड टीचर, खुद भी टीचर हमें पढ़ा, मतलब खुद भी पढ़ता है। वो प्रोफेशन बहुत सुटेबल है, और इन्होंने अपनी दिल की सुनी और टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया। यू नो एक इसमें ना फैमिली डिसीजन भी होता है। तो आपके फैमिली से क्या सपोर्ट था कि आपने जब टीचिंग प्रोफेशन चूज किया तो? एक्चुअली थैंक्स टू फैमिली, की फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया मुझे एज अ टीचिंग सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनके गाइडेंस के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया आज। अ, मेरा एक टाइम पे ऐसा था ना कि टीचर्स को वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है आजकल। तो मुझे ऐसा था कि टीचिंग वर्क स्ट्रेस के कारण कहीं न बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो मैं एक टाइम पे जॉब क्या करूँ, मुझे ऐसा भी हुआ था। बट थैंक्स टू द फैमिली, की फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, और जिसके कारण मैं यहाँ तक ये प्रोफेशन चूज। तक हाँ, टिका ऐसा। ओके। तो आपका इनिशियल फेज कैसा था एज अ टीचर, जब आपने स्टार्ट किया फर्स्ट डे से लेके अब तक, मतलब क्या जर्नी कैसी रही आपकी? जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने एक्चुअली एज़ अ प्राइवेट टीचर स्टार्ट किया था, प्राइवेट स्कूल में। और काफ़ी अच्छा फेज़ था। एक्चुअली मैं पहले फ्री सर्विस दे रहा था गवर्नमेंट स्कूल्स में। ओके। मैंने लगभग अबाउट 2 टू 3 मंथ्स, जब मेरे पास जॉब नहीं था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में फ्री सर्विस दिया था तब। अ, मैं एक्चुअली हूँ मैथ्स साइंस टीचर, बट वो टाइम पे मैं सोशल भी पढ़ाता था, बराबर। मैं सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश किया ताकि बच्चों को गाइड मिल सके। और बच्चे भी इतने अच्छे थे कि बच्चे पूछने आते थे कि सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है? तो थोड़ा और एंथुसियाज़्म आया। उसके बाद किसी प्राइवेट स्कूल ने सामने से फ़ोन करके बुलाया कि सर आप आ सकते हैं क्या करके। और मैं एक्चुअली पहले पढ़ाता था ओनली फॉर 9-10, बट मुझे जॉब मिला 11-12 के लिए। तो मैंने फिर चालू किया 11-12 के उनको पढ़ाना। मैं खुद भी पढ़ता गया, उनको भी पढ़ाता गया साथ-साथ में, क्योंकि 11-12 को पढ़ाना इट्स नॉट अ ईज़ी इट्स टास्क। नॉट इजी टास्क, यस। फिर प्राइवेट स्कूल में लगा, फिर लगभग उसके 2-3 महीने बाद मेरे को गवर्नमेंट में जॉब मिल गई। और तब जो जॉब मिली वो एक्चुअली यहाँ से अबाउट 6 हॉर्स के डिस्टेंस में है। ओके। तो मैं यहाँ से ट्रैवल करता था रोज़।
ओह माय गॉड! अबाउट 7-8 को निकलता था मैं सुबह, आफ्टरनून की स्कूल थी, 12 को पढ़ता था, लगभग 6 बजे वहाँ से छूटता था, तो आता तो मुझे 10-11 बज जाते थे। एंड आप मानोगे नहीं, एक्चुअली जब मैं यहाँ घर पे आता था, मैं कुछ खाता नहीं था, सीधा जाके वॉमिटिंग करता था। कि ट्रैवलिंग इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क अबाउट 6 एंड और वहाँ पे बच्चों को पास रह के उतने गर्मी में पढ़ाओ, ये करो, खड़े-खड़े काम करो। इस लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था। एक टाइम ऐसा था कि मैं छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस एंड फैमिली के सपोर्ट से, कहा जैसे मैंने कहा, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया। नज़दीक में अप टू 15 मिनट्स की दूरी पे है मेरा स्कूल। हाँ, मतलब वो होता है ना, हार्ड वर्क को किस्मत भी सलाम करती किस्मत भी सलाम करता है एक्चुअली। है। तो ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। तो आपने जैसे बोला ना कि आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अपना जो टीचिंग प्रोफेशन है वो स्टार्ट किया है, नॉट जस्ट फॉर वन सब्जेक्ट। सो इसमें ना एक क्यूरियोसिटी होती है। सो आप मुझे ये जो हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, उनको ये बताइए कि क्वेश्चन पूछना कितना इम्पोर्टेंट होता है? एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन से आप क्वेश्चन पूछो तो मैं जवाब दे रहा हूँ। वहाँ पे भी बच्चे को अगर कुछ जवाब निकलवाना है तो सवाल पूछना ज़रूरी होता है। बिना क्वेश्चन्स पूछे कोई इंक्लूड ही नहीं हो पाता बच्चा। बच्चा खुद अपने आप को इंक्लूड नहीं करते। हम बोलेंगे ना बोलो, तो कोई नहीं बोलेगा। बट अगर हम सामने से पूछेंगे ना, "बेटा ये इसका मतलब क्या है? अब बताओ।" तब बच्चे इंक्लूड होंगे कि हाँ सर, इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन्स आर द मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़ को इंक्लूड करने को, बच्चे को स्पेशली इंक्लूड करने के लिए। हुँ, एज़ एन टीचर, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है, तो आपके अंदर क्या थॉट प्रोसेस चलता है? ज बच्चा जब पूछता है वो, तब सबसे पहला सवाल हमें ये आता है, अगर हमें आ रहा है वो आंसर, वो तो इट्स वेरी गुड कि हम उसको क्लियर कर सकते हैं बच्चों को। लेकिन बाय चांस कभी-कभी बच्चे बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो बच्चे कभी ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता। तो हम फिर उसको थोड़ा और राउंड में टहलने की कोशिश करते हैं घुमा-फिरा के कि हाँ, चलो अब इसका मतलब ये हो सकता है, तो तुम लोग खुद सोचो, चलो इसका मतलब क्या हुआ? फिर जवाब वो खुद ही निकाल के लाते हैं। नहीं, मतलब पता है, जब हम भी स्कूल्स में थे ना, तो ऐसा होता था कि एक फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ इंसल्ट आई कैन से। हाँ, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत सिली क्वेश्चन है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ। तो उसका मतलब एक टीचर, एज़ अ टीचर, सो आप क्या सोचते हो कि अगर कोई एक सिली क्वेश्चन भी है, तो उसको आप कैसे देखते हो उस चीज़ को? देखिए, एज़ अ टीचर मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे के मन में जितने भी क्वेश्चन्स हैं, वो सारे क्लियर होने चाहिए। कि वो अगर क्वेश्चन्स रह जाते हैं ना, तो बच्चा उस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं पाता। अगर सिली से एक छोटा-सा भी क्वेश्चन, क्यों हुआ? किस लिए हुआ? वो क्वेश्चन भी उसके मन में रह गया ना, तो वो फिर वो चीज़, वो टॉपिक को कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो एक छोटे से छोटा या कुछ भी सवाल हो, बराबर क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मैं एक टॉपिक पर आ रहा था, अबाउट मैग्नेटिक्स, बराबर। बच्चे ने ये पूछा कि सर ये चिपकता कैसे है? अब है तो सिली सवाल, बराबर, लेकिन जवाब देना ज़रूरी है, वरना फिर वो, हाँ, तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, वरना फिर बच्चे को मन में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। करेक्ट। वो कितना भी समझाओ उस चीज़ के बारे में, हाँ। है वो 10th का बच्चा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है, हम क्या सोचते हैं एज़ अ टीचर, काफ़ी चीज़ मैंने देखा भी टीचर्स को, हमारे टाइम पे भी ऐसा था कि अगर बच्चे ने कुछ सवाल पूछ लिया, तो टीचर्स बोलते हैं, बचपन में पढ़ा ही नहीं क्या? ऐसा-ऐसा करके वो करते थे। बट एक्चुअली बेसिक चीज़ें ज़रूरी नहीं कि बचपन में सीखा जाए। सही बात है। वो 9, 10, 11, 12 कभी भी आके क्लियर कर सकते हैं। वो सवाल बचपन में नहीं आया, अभी आया हो। एज़ अ टीचर हमारा ड्यूटी है कि हम उसको गाइड करें, क्लियर करें। नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन पूछना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत, होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ना कि आपका जो नॉलेज होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो क्लियर होता है। एक चीज़ होती है ना, आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो किसी भी चीज़ में, तो वो एक क्वेश्चन पूछना एक बहुत हेल्प करता है आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाना, कि हाउ यू आर इन्वॉल्व्ड इन दैट सब्जेक्ट और विद टीचर। एक्चुअली वही है ना कि देखो, अभी टीचर जब बच्चे सवाल पूछते हैं, तो टीचर को भी ये फ़ील होता है कि हाँ, ये बच्चा क्या बोलते हैं, कुछ पूछ रहा है। तो टीचर भी क्या होता है, बच्चों को मोटिवेट खुद ही मोटिवेट होता है कि हाँ, जो बच्चों को बताना चाहिए करके। तो आजकल के जो यंग टीचर्स हैं, बस वो तो उल्टा बच्चों से बुलवाने की कोशिश करते हैं। हमें तो यही ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों से बुलवाओ, बराबर। एज़ अ टीचर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो क्लासरूम जो टीचिंग है, जो ट्रेडिशनल मेथड टीचिंग, वो मैं उस पे फ़ोकस नहीं करता। मैं बच्चों को बिठाता हूँ एज़ अ सर्कल में, फिर उनसे एक्टिविटीज़ कराता हूँ कि बच्चे बोले, बस, ताकि जितने बच्चे बोलेंगे उतना वो कर पाएँगे। उनके अंदर का डर निकलना ज़रूरी हाँ, है। डर डर बहुत है बच्चों में। और सबसे ज़्यादा फ़ियर जो होता है ना, वो होता है टेस्ट का। ये मैं ऐसा मानता हूँ, सबसे ज़्यादा फ़ियर होता है बच्चों को पीयर्स का।
यानी क्योंकि बच्चा सवाल पूछेगा ना तो उसके दोस्त हँसेंगे ये डर होता है उन्हें। वो टीचर से नहीं आता, वो दोस्तों की हँसी से डरता है। उसके बारे में आपका क्या थॉट है फिर? देखिए एज़ अ टीचर वो टीचर्स की ड्यूटी होती है कि कैसे वो बच्चों को इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, कि बच्चे एक-दूसरे को समझे कि चलो अगर कुछ पूछा बराबर ना, तो बाकी सबके मन में भी सवाल तो होगा वो, लेकिन बाकी सब फिर भी हँसेंगे, बराबर? तो एज़ अ टीचर वो बच्चे के मन में जो वो है क्यूरियोसिटी उसको बाहर लानी है। बाकी के बच्चे के मन में भी ये चीज़ बिठानी है कि कोई भी सवाल छोटा-बड़ा नहीं होता, बराबर? सारे सवाल एक जैसे होते हैं। तो सवाल को बाहर निकालना, बच्चों को समझाना, बहुत एज़ अ पीयर लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। मतलब आपका जो सराउंडिंग है वो कैसा है और आपका सराउंडिंग कैसे इन्वॉल्व हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लर्निंग के पर्सपेक्टिव अगर हम देखें जाए तो। हुँ। राइट। तो पता है एक बच्चों में ना मतलब काफ़ी होता है, फेलियर का फ़ियर बहुत होता है। दे बिकेम डिप्रेस्ड, बहुत सोचने लगते हैं, ओवरथिंकिंग करने लगती है, गलत स्टेप्स लेने लगते हैं। हाँ, मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। हाल ही में हुआ केस है, एक स्कूल में हाँ, 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अ, पेरेंट्स तो जॉब जाते बराबर, भाई भी बाहर है, बड़ा भाई है, अच्छी खासी फैमिली थी। बट हुआ ऐसा ना कि 9th में अबाउट 4 सब्जेक्ट में कुछ फेल हो गया वो, एंड ही टूक अ ड्रास्टिक स्टेप, मतलब वो सुसाइड कर लिया उसने, ओ, जस्ट क्योंकि उसने पेरेंट्स से खींच चिल्लाया। ओके। अ, ये जो न्यूज़ था वो उससे एक्चुअली मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि क्यों? एक बच्चों के माइंड में कहीं न कहीं ये चीज़ रह चुकी है कि हम फेल हुए मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बट फेलियर इज़ जस्ट एन ऑप्शन। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हो, मतलब आप किसी और चीज़ में आगे बढ़ने की आपके पास ताकत है, आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। अब मैंने जब टीचिंग का सोचा था, मेरे जो रिलेटिव्स ने मुझे ऐसा कहा कि टीचिंग कहाँ जा रहा है? एक्चुअली नॉट ओनली रिलेटिव्स, जो मेरे स्कूल के टीचर सर भी थे, वो भी ये कह रहे पहले क्या था कि जो कुछ नहीं कर सकता, वो टीचर में घुसेगा, टीचिंग करता। ऐसा था पहले। बट एक कहावत है, मैंने सुनी थी कहीं पे कि जो बेस्ट माइंड होते हैं ना, वो टीचिंग में आना चाहिए, क्योंकि वो ही बच्चों को गाइड कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। करेक्ट। तो कहीं न कहीं मेरा ये भी मतलब था कि ये भी कारण था कि इसमें आना चाहिए। अब जो बच्चा सुसाइड किया उसकी बात करूँ, तो वो चीज़ उसके मन में लाई गई, वो माइंडसेट उसका क्लियर किया गया कि फेलियर हो गया मतलब तेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो माइंडसेट एज़ अ फैमिली, एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ पीयर्स, एज़ अ टीचर्स, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के मन से वो चीज़ क्लियर करे। वो बच्चों के मन में वो आने ना दे कि फेलियर हो गया तो हो गया। ये मतलब पता है ये चीज़ है ना एक सोसाइटी की भी बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत-बहुत बड़ी गलती है। एक जो कंपैरिजन वाला मैटर आ गया ना कि भाई ये एक्स वाई जेड के बच्चे ने इतना स्कोर लाया, इतने मार्क्स लाए हैं, इसके रिजल्ट्स देख तू कुछ नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से ना उनके माइंड में प्रेशर आता है। तो और भाई बच्चे हैं यार, उनको समझ नहीं, वही है। अब और तो कुछ पता नहीं चलता है तो वो ये गलत स्टेप्स लेते हैं। एक्चुअली अब देखो मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं एक्चुअली जब अबाउट 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था कुछ बराबर, तब की बात है। 1 मार्क्स से मेरा 3rd रैंक आया था। 1 मार्क्स से 3rd रैंक, मेरी मम्मी ने मेरे को सबके सामने थप्पड़ मारा था। अब हमारे टाइम पे क्या था, बच्चे सह लेते थे। पेरेंट्स ने बोला है सही बोला होगा, गलत तो बोला नहीं होगा, बस जो भी है। और हम मेहनत करने का सोचते थे। ये आजकल के बच्चों के वो दिल में बैठ के बैठ जाते हैं। ओके, सोसाइटी में वो चीज़ क्रिएट की है। बस बच्चे को तो ज़्यादा हम वो करते हैं, लाड में रखते हैं, मतलब एकदम बोल के रखते हैं, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन एज़ अ पेरेंट्स बच्चे की हर जिद भी पूरी करना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और वो चीज़ बच्चे के मन में जब आगे जाता है बच्चा, तो बच्चे के मन में यही होता है कि कुछ भी हो जाए मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, और जब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे, तब उसको होता है कि मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है। नहीं, ये बोलते हैं ना बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ चाहता है ना, तो वो एक सपोर्ट चाहता है, बस। हुँ। मेंटल सपोर्ट। अगर आप उसकी सारी ख़्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो, तो उसको आदत मत दिलाओ। हुँ। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने बोलते हैं ना अपने ज़ोन से बाहर निकल के उसकी हर ख़्वाहिशें पूरी मत करो। कुछ चीज़ें उसको ना बोलो, उसको ना सुनना भी सिखाओ
और हाँ सुनना भी सिखाओ। हाँ, बच्चों के मन में फेलियर क्या होता है पता होना चाहिए। बच्चों को एक्चुअली फेलियर का मतलब ही नहीं पता। और आज के टाइम पे क्या है कि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि 8 तक के लिए बच्चों को पास करना कंपल्सरी है। फिर 9 में आके अगर वो बच्चा कुछ नहीं आया, तो अगर 9 में उसको फेल कर दिया, तो उसको रहता है कि मैं फेल कैसे हो गई? क्योंकि 8 तक तो मैं पास हो गया था अच्छे से 80% 90% से, अब वो फेल हो गया। तो फिर बच्चे के मन में रह जाता है फिर। तो मतलब यू आर इन दैट सेक्टर राइट? तो एक एजुकेशन सेक्टर में गैप क्या लगता है कि ये चीज सुधरनी चाहिए? सुधरने जैसा बहुत कुछ देखो, हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ सुधारने जैसा तो होता ही है। एजुकेशन सेक्टर में भी ऑब्वियसली एक तो टीचर्स का वर्कलोड है, बराबर, कि टीचर्स का वर्कलोड भी इतना रह करके भी वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा बच्चों का मेंटल स्ट्रेस। कोशिश जारी है काफ़ी सारी जगह पे स्टेट्स में या सिटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में, हमें यहाँ भी, कि बच्चों का वर्कलोड कम किया जाए, बच्चों को मेंटली स्ट्रेस ना दे। बट क्या होता है ना अक्सर कि जब 10th में आते हैं तो ये बोर्ड्स का प्रेशर जो होता है, वो बच्चों को कौवा बना दिया है। हाँ, वो कह दिया इनको, बोर्ड्स को कौवा बना के मतलब बोर्ड्स आ गए मतलब जिंदगी खत्म। खत्म बस, कुछ नहीं करना है बच्चा। अरे! मेरे टाइम पे मैं बोर्ड्स में नेशनल खेल के आया था, प्रीलिम्स के जस्ट पहले, और फिर प्रीलिम्स दिया था। अब परसेंटेज आया था ना 90 अब, क्यों नहीं आ सकता? मतलब ये चीजें ना यार, अगर वो एक एग्जाम है, जस्ट एन एग्जाम है, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। दिस इज नॉट अ लाइफ कि आप हाँ, बोर्ड्स को इतना मतलब लाइफ के आगे रख रहे हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो बोर्ड्स क्या करेगा रह के? कि क्या करेगा वही है। ये ये हर बच्चे को समझाना जरूरी है, क्योंकि यार मैं बताऊं ना, ये मेरा पॉडकास्ट चालू करने का एक यही सबसे बड़ा एम था कि सुसाइड केसेस है ना बहुत बढ़ रहे थे बच्चों में। क्योंकि एक्चुअली आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहे हैं इंसान, हर दूसरे कुछ ना कुछ सुनने मिलता है कि ये बच्चे ने सुसाइड, चलिए हाँ, ये बच्चे ने सुसाइड कर लिया इस रीजन। और सबसे बड़ा रीजन यही आता है कि वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाते। एक्चुअली नहीं, इसीलिए ना अभी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक बच्चा था, बराबर, उसको फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा शौक था, बट उसके पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि उसको नीट करवाना है। अब बच्ची को नीट कर ऐसा किया, उसका फैशन डिज़ाइनिंग का शौक भी मर गया, उसका नीट भी क्लियर नहीं हुआ, ना एमबीबीएस हुआ, रह गए घर पे ऐसे ही। मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं मिला तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया फिर उसने, ऐसा। फिर उसको ऐसा था कि वो मेंटली डिप्रेस्ड, बराबर। फिर डिप्रेशन से निकलते-निकलते उसको 6-7 महीने 1 साल हो गया था। उसके बाद तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। आप है ना मतलब बच्चों के बीच रहते हैं राइट? तो मुझे एक चीज ये मतलब आई आई डोंट नो ये चीज, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, कि एक पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि बच्चा जब घर पे जाता है स्कूल से, तो एज ए टीचर तो आप लोग चलो स्कूल में उसके साथ रहते हैं एंड बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी है बच्चों को। तो इसमें जो घर वालों का रोल क्या होता है? पेरेंट्स जो है ना प्राइमरी एजुकेटर होते हैं, कभी भी। पेरेंट्स जो है मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन है। बच्चा सबसे पहला कोई सीखता है तो अपने पेरेंट्स से। अ, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ, बच्चे जिस सराउंडिंग से आते हैं, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट उतना खास नहीं है, और पेरेंट्स क्या होते हैं वहाँ पे ध्यान देते नहीं है। जब पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चा गलत रास्ते में जाना पक्का है। फिर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, बट एज अ पेरेंट वो पेरेंट की जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका ध्यान दे। पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन छोड़ देते हैं, बट क्या पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि ट्यूशन में क्या हो रहा है? बस 99% ऑफ द पेरेंट्स ध्यान नहीं देते होंगे कि ट्यूशन में आज क्या कराया, कैसे कराया। हमारे टाइम पे क्या था कि हम घर पे गए तो हमारे पेरेंट्स बुक निकाल के पूछते थे, ट्यूशन में क्या कराया बता। आजकल के पेरेंट्स कुछ नहीं पूछते। वो बस वो अपने वर्कलोड पे डिपेंड उस पे है, बस, और स्कूल ट्यूशन कर रहा है, बच्चा हो गया, ऐसा है उनका। मतलब उन्होंने एक जिम्मेदारी मान ली, पर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है उनसे मॉनिटर करना है कुछ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये सोचता हूँ, बिकॉज वो आपकी कैपेबिलिटी बताती है। एक्चुअली एंड खुद को टेस्ट करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉक टेस्ट क्यों होता है? क्यों आप अपनी कैपेबिलिटीज को जान जान सको। सके, हाँ। तो अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसका टेस्ट खुद से लीजिए, या टीचर्स को बोलिए कि मैंने कॉन्सेप्ट कर लिया, टीचर टेस्ट लेगा। तो वो चीज़ आपको समझ भी आ जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होगा, भाई ये मेरा हो गया है। नहीं, मेरा मेरा वही मानना है कि चलो टीचर्स भी क्यों, आप अपना ही टेस्ट लीजिए ना। खुद का टेस्ट। हाँ, खुद का टेस्ट लो, बराबर ना। अब एक पेपर, एक बुक ले लो कोई भी, इतने सारे पुराने पेपर्स के बुक्स मिलते हैं, बराबर, हाँ, उसको उठा लो, सॉल्व कर। सॉल्व करो बैठ के, बराबर। एक एक पेपर सॉल्व करो, चलो एक पेपर में से आपको 30 मार्क्स का आया मान लो 100 में से, ठीक है। नेक्स्ट पेपर करोगे तो वो 100 मार्क्स का पूरा क्लियर करो, उसके बाद नेक्स्ट पेपर में जाओ, तो 100 में से 50-60 तो बढ़ेगा ना। तो आराम से आप धीरे धीरे करके, कम से कम आप 6-7 पेपर करोगे तो आराम से हो जाएगा।
और मतलब जैसे कि आपने बताया कि ना आपकी बुक्स आने वाली हैं, हम्म तो आपका सबसे बेस्ट बुक कौन सा आने वाला है? आपने बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। हाँ, तो ये है मैम, मैं हाल ही में एक्चुअली 25 दिसंबर को लॉन्च करने का सोच रहा हूँ। एक मैं इस ये बुक जो है वो है कि 2 महीने में बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि एक्चुअली ये क्या होता है, अक्सर बच्चे अभी माइंडसेट में क्या है कि हम स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं करते। हम भी ऐसा लास्ट मिनट रीडिंग वाले थे, बराबर? तो 2 महीना बाकी एग्ज़ाम के लिए, तो बच्चे कैसे अब फ़ोकस करें, बराबर? कैसे वो मेंटल स्ट्रेस को क्लियर करें, स्ट्रेस में ना आए, कैसे अपने बोर्ड्स पे ध्यान देके अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ। ये बुक कहाँ पे मिलेगी? कौन से प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिश करने ये वाले? मैं अमेज़न किंडल पे ई-बुक एज़ एन ई-बुक पब्लिश कर रहा हूँ। नॉट मोर देन 20, मैं 20-25 पेज ही लिखूँगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को इतनी सारी बुक्स पढ़नी है। ये बुक पढ़ने बैठे तो कहाँ टाइम निकलेगा, इसलिए 20-25 पेज की बुक होगी। लेकिन मेन फ़ोकस मेरा इसमें कि मैं मेन कन पॉइंट टू पॉइंट खाली बच्चे कैसे अपने बोर्ड्स को क्लियर कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर, वो भी इस पे फ़ोकस रहेगा। ठीक है, तो ये जो मतलब सर ये जो यज्ञेश ने बताया उनकी बुक के बारे में, तो वो मैं लिंक मैं मेरे वीडियो में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में एंड ऑल। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स, तो आप वो बुक जाके पढ़ना, बिकॉज़ ये ना रियल एक्सपीरियंस होगा एंड ये रियल नॉलेज होगा कि आपको सच में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो एटलीस्ट ये तो समझेंगे कि यार 2 महीने में ये क्या-क्या कर सकता है और उसको उसी हिसाब से गाइड करेंगे। बच्चे हैं तो उनको समझ नहीं है। आप बड़े हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो आप वो बुक को जाइए, डाउनलोड करिए, ई-बुक है। आप फ़ोन में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये कहीं भी ले जा सकते हैं। नहीं, एक्चुअली ई-बुक बनाने का मतलब ही ये था कि अभी बच्चे बुक खरीदेंगे, वो सब प्रॉब्लम होगा। उससे अच्छा ई-बुक्स क्या, बच्चे आजकल मोबाइल कहीं पे भी लेके आते हैं। रीडिंग हम स्टडीज़ भी करते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल ही करते हैं, बराबर? तो इसलिए ई-बुक का ये फ़ायदा है कि वो आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक मुझे मैं हाँ, ज़रूर, ज़रूर। मैं डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर पॉपअप करा दूँगा, तो आप जिसको भी इंटरेस्ट हो वो जाके वो बुक वहाँ से डाउनलोड करके वो पढ़ सकता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ है ना, एग्ज़ाम वाली फ़ियर है ना बहुत ख़राब है। तो आई गेस ये बुक उनको बहुत हेल्प करेगी एक्चुअली बहुत हेल्प आगे करेगी। प्रिपेयर करने की। सो मेरे एक चीज़ ये जाननी थी, लाइक कि अ, फेलियर का रोल क्या होता है लर्निंग में? अ, देखो, एज़ एन एजुकेटर बोल रहा हूँ मैं। एजुकेटर में ना सबसे मेन रोल होता है फैमिलीज़, उसके बाद है टीचर्स, और तीसरा जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल है फेलियर्स। फेलियर जो है वो ये सिखाता है कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए। मान लो अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हो, तब आपके अंदर और कॉन्फिडेंस, मुझे अब कुछ भी करके अंदर से आग जलेगी। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। मेरे पास एक लड़का आया था, एक्चुअली अबाउट कितना 2 या 3 बार बोर्ड्स दिए थे, फेल हुए थे। अब चौथी बार बोर्ड देने से पहले ना, जब उसने बोर्ड का फॉर्म भरा, तब उसको सबने बोला होगा ना कि तेरे से नहीं होगा तो छोड़ दे। बस, अब उसको था कि मुझे करके दिखाना है। वो आया मेरे पास, ओवर मैं और मेरे भाई थे ओवर, उसने हमें बोला कि हमें क्लियर करना है। लिटरली 2 महीने उसने मेहनत की, मैंने आपको बोला 2 महीने में उसने 10th पास करके दिखाया, और साइंस लिया एज़ एन बायो, और 11th-12th करके दिखाया, जो 3 बार बोर्ड फेल हुआ है 10th में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th भी पास करके दिखाया उसने। वो अंदर से आग आ जाती है, फेलियर। अच्छा, हाँ, भाई फेलियर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, फेलियर से डरो मत। मत डरो, बिल्कुल नहीं। द पार्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस एक्चुअली। वो आपको बताएगा कि भाई तुम यहाँ नहीं कर पाओगे, तुम बोलोगे नहीं मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, अभी वो ये कॉलेज कर रहा है अच्छे से अंदर से। भाई मैं जस्ट अ फन फैक्ट, ब्रेकअप के बाद लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हाँ, हैं। अरे! नहीं, सही है। तो ये काइंड ऑफ फेलियर ही है ना, फेलियर ही, हाँ, फेलियर हुआ, उनको कुछ नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ आईएएस बनने। आईएएस बनने, हाँ। अब भाई देख रहे हैं भाई की स्टोरी आ गई, द बेस्ट आईएएस, टॉपर आईएएस, आईपीएस। तो भाई फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी फील्ड हो, आपका प्रोफेशनल फील्ड हो, पर्सनल फील्ड हो। प्रोफेशनली भी लोग इंटरव्यू में कई बार फेल होते हैं, लेकिन जाके उनको बेस्ट पैकेज मिलता है। एक्चुअली, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने फेलियर से सीख लिया कि हाँ, मैं किस तरीके से फेल। अभी जब हमारा जब लाइट का वो इन्वेंशन हो रहा था, अबाउट 1000 मेथड्स कुछ फेल हुए थे ना कुछ। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, ये 1000 मेथड ढूँढे जिससे मुझे पता चला कि ये नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हाँ, दैट्स द फैक्ट। दैट्स द फेलियर। वो फेलियर जो होगा ना, वो आपका एक जर्नी होगा सक्सेस की तरफ जाने के लिए। एक्चुअली, तो यस, लाइक मतलब जो हमारा डिस्कशन हुआ ना बहुत इन्फॉर्मेटिव था, लाइक मज़ा भी आया हुँ, बात करके कि एटलीस्ट हमको जानने मिला कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, राइट? तो
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप हमारे पेरेंट्स को या फिर जो स्टूडेंट्स ये देखेंगे, उनके लिए आप देना चाहते हो? मैं एक्चुअली मैसेज पेरेंट्स के लिए भी देना चाहता हूँ। पेरेंट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है बच्चों के एजुकेशन के लिए। कभी भी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का पूरा उसका सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट, उसके फ्रेंड्स कौन है, कैसे, उस सबको मॉनिटर कीजिए। इट्स एन इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ कोई भी बच्चों के लिए। एज़ अ किड जिस बच्चों के साथ मैं रहता हूँ और सराउंडिंग्स बहुत ख़राब है। बच्चों के मन में ये चीज़ नहीं है कि हम अपने सराउंडिंग कैसे चुनें, हम अपने दोस्त कैसे चुनें। तो एज़ अ पेरेंट, ये पेरेंट का ड्यूटी होता है कि वो बताए बच्चों को कि कैसे हम उन्हें चूज़ करना चाहिए। और मैं सारे टीचर्स को एक छोटा-सा वो मैसेज देना चाहूँगा कि आई नो वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बट बच्चों के साथ आप अगर गलत तरीके से बिहेव करते हो या बच्चों को डाँटते हो, चिल्लाते हो, पर ठीक है, ज़रूरी है, बट बच्चों के मेंटल स्ट्रेस में वो अफ़ेक्ट ना हो, उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वरना बच्चे क्या होते हैं, मन में लेके बैठ जाते हैं उस चीज़ को, और बच्चे एक बार मन में लेके बैठ गए ना, वो किसी से घुलते-मिलते नहीं हैं। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। थैंक यू सो मच यग्नेश, बहुत ही अच्छा लगा एक टीचर से बात करके, उनकी उनका एक्सपीरियंस जान के कि एक बच्चे की लाइफ में क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। होप सो ऑल द वेरी बेस्ट, जो आपके बुक्स आने वाला है, जो पब्लिश होने वाले हैं, वो बहुत ही सक्सेस मिले। एंड मेरे व्यूअर्स को मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप वो बुक्स जाके पढ़ें, क्योंकि ऐसे बुक्स आपको, रियल लाइफ बुक्स आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये रियल स्टोरी है, ये रियल गाइडेंस होगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।